हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्जाम जो कि पेपर 2 होता है मैथ और साइंस का, जहां पे मैथ के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे अकाउंट पे पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है यदि x बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है 1.0.11 प्लस 10.11 माइनस 2.101, इसके बाद दिया गया प्लस 0.1011। तो यहाँ पे x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1.1 प्राप्त हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दशमलव के बाद जो भी यहाँ पे डिजिट्स अर्थात अंक दिए गए हैं उनको मैं सेपरेट पढ़ता हूँ, ना कि एक साथ में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1.011, मैं यहाँ पे 1.011 कहता हूँ, ना कि 0.11 कहता हूँ, क्योंकि 11 कहना यहाँ पे गलत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई भी चीज दशमलव से लिखी है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, इसके बाद अगर आप वो इसको 1.11 कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दशमलव के बाद बहुत सारे जीरो बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा। अगर आप इसको 110 कहते हैं तो यहाँ पे पुनः जीरो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि कितने जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए जब भी कभी आपको दशमलव के बाद चीजों को पढ़ना हो तो वहां पे जितने भी अंक दिए हों उनको आपको सेपरेट पढ़ना है, ना कि एक साथ में। ये तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1.01 करके x बराबर, इसमें क्या जोड़ा जाए कि x में जो जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाए, 1.1 प्राप्त हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। वो कह रहा है कि 5 में ऐसा हम यहाँ पे क्या जोड़ दें कि हमें यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाए। क्या जोड़ दें यहाँ पे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, 7 माइनस क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 7 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे घटेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा आपका x के बराबर। x बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अर्थात अगर आप 5 में क्या कर देते हैं, 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका 7 प्राप्त हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दशमलव में संख्याएं दी गई हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम यही लगाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करके x बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं। या यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो चीज घटाई गई, जो चीज प्राप्त होने वाली है उसमें से वो चीज घटा दो। कहने का मतलब क्या है कि 1.1 हमें प्राप्त करना है, तो 1.1 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक का मान दिया गया है इन सभी को पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे साइन लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.1 माइनस का x कर देंगे। और x का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, 1.1 माइनस x के स्थान पे ये पूरा का पूरा यहाँ तक दिया गया है, इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.011। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्लस के निशान होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, और जो भी माइनस के हैं वो प्लस में हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आगे माइनस लगा है उसके अंदर अगर मान लिया 2 लिखा हो, प्लस का 5 लिखा हो, माइनस का 7 लिखा हो, तो ये ब्रैकेट जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करते समय आपका क्या होगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस। क्योंकि एक रूल होता है यहाँ पे, अगर हम लिख दें जैसे कि प्लस का जब आप प्लस के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। अगर प्लस को आप क्या करते हैं, माइनस के साथ में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी आपको माइनस का प्राप्त होगा। इसी प्रकार से माइनस का अगर आप प्लस के साथ में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे माइनस प्राप्त होगा। और अगर आप माइनस
का मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस के साथ में तो आपको हमेशा प्लस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने में आसानी हो, लेकिन ऐसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दूसरे मिले तो वहां पे आप इन कॉन्सेप्ट को लगा सके। तो यहाँ पे अगर हम एक बार क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x के जितने भी मान दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 1.0.011 दिया है, प्लस यहाँ पे लगाते हैं, प्लस लगा देंगे। इसके बाद फिर क्या दिया है 1.0.11, फिर माइनस लगा है 1.2.101 प्लस फिर दिया गया है 0.1011। यहां तक के ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे जो भी ये ब्रैकेट लगा है इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाने पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वाला प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, अर्थात 1.011 हो जाएगा। ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा 10.11 हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12.101 हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 0.1011। यहां तक ये बन जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बेसिक में जानकारी दे देता हूं कि जितने टर्म प्लस वाले हैं आप चाहे पहले उनको जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 + 1 को हम पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12.101 को एक साथ में लिख देते हैं। उसके बाद जितने माइनस के हैं उनको हम पीछे कर देते हैं, अर्थात तो माइनस का 1.011, माइनस का 10.11 और माइनस का 0.1011। अब यहां तक ये बन जाएगा। देखेंगे आप 3 टर्म यहाँ पे प्लस के हैं, अरे सॉरी 2 टर्म प्लस के हैं और 3 टर्म माइनस के। अब यहाँ पे आपको देखो माइनस वाले में अगर यहाँ पे ब्रैकेट आप लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत आसान शब्दों में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे 1.1 प्लस का हो जाएगा 12.101। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं ब्रैकेट एक बार ले लेते हैं, तो ब्रैकेट आप लेंगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें प्लस में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा 1.011 प्लस का 10.11 प्लस का 0.1011, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन चीजों को भी जोड़ देना है, इन चीजों को भी जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे आप इनको जोड़ेंगे, ये भी प्लस के तरीके से ये भी जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे घटा देना है। और आपको ध्यान देना है जब भी आप दशमलव वाली चीजों को जोड़ें तो आपको क्या करना होगा, हमेशा आपको पहले दशमलव के आगे की चीजें आगे लिखनी होंगी, पीछे की चीजें पीछे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज समझा देता हूं, जैसे कि 1.1 में अगर हमें जोड़ना है तो यहाँ देखो 12 है, 12 को आपको क्या करना पड़ेगा आगे लिखने का पड़ेगा, क्योंकि दशमलव दोनों के क्या है बराबर पे होने चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब ये लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे जब आप इनको जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो एक अंक कम है तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे देखो 2 अंक कम है यहाँ पे 0 लगा दो। अब ये पूरा हो गया। अब इसको हल कर सकते हैं। देखो 1 में 0 जोड़ेगा क्या है 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ेगा 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दो, फिर यहाँ पे 1 में 2 जुड़ेगा 3 आ जाएगा, 1 में 0 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, अर्थात 13 दशमलव करके यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 13.211 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो चीजें दी गई इनको आपको भी जोड़ना होगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो सेम तरीका है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दशमलव 3 संख्या है, तीनों संख्याओं को हम क्या करते हैं दशमलव के साथ में इस प्रकार से लिख ले, 3 दशमलव लगा सकते हैं आप। इसके बाद देखो जो दशमलव के बाद, जैसे कि दशमलव के पहले 1, फिर यहाँ पे 0.11, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 10 है तो 10.11। इसके बाद यहाँ पे इस वाले में ये 10.1011 ये दिया, यहां से खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे बराबर करो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 0 कम है, इसमें कर देंगे, इसमें एक 0 कर देंगे। ये देखो आगे की चीजें यहाँ पे 2 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद इस वाले में एक 0 यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे, क्योंकि इसमें टोटल 4 अंक है तो चारों को बराबर कर देंगे और इन सभी चीजों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे 1 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 में जुड़ेगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 1 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 1 1 जुड़ेगा फिर 2 आ जाएगा, दशमलव लगा दो, यहाँ पे 1 1 1 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, 11.221 आएगा। अब ये चीज यहाँ पे बन के आती, इसको आपको लिखना पड़ेगा 11.2221, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है घटाने की। घटाने में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यही लगाना पड़ता है, और ये घटाते समय आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम इसमें से ये चीज घटानी होगी। और ये जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको घटा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 13.211 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 11 यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 बार आया, इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 आपको लगा देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो कि बहुत आसान आएगा। आप इसको घटा लेना तो यहाँ पे आएगा 8789 बन के आ जाएगा, ये इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या घटाना है अर्थात जोड़ना होगा। तो यहाँ पे निगेटिव में आएगा, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निगेटिव में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे आंसर आपका यहाँ पे 8 ये आएगा। अब ये जोड़ा जाएगा, किसमें जोड़ा जाएगा, अर्थात तो आवश्यक क्या जोड़ना है। तो ये वाली चीज जो आई है, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसमें से 1.1 में से अब ये घटाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि ये जो 2 यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ था, ये 2 आपको क्या करना पड़ेगा, इस 7 में से पुनः घटाना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 1.1 में से आप क्या करेंगे, ये जो आया है यहाँ पे 0.8789 इसको घटा देंगे, और यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.9, यहाँ पे क्या निकल गया 1.9789 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आंसर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है, यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या -5/2 है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से किसके बीच स्थित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लो कोई भी दो संख्याएं होंगी, x y कुछ भी मान सकते हैं, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है, -40/3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना दो संख्याएं, कोई भी दो आप संख्याएं मान सकते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो माना यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल से माना क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करते हैं, माना a/b और c/d क्या है, दो संख्याएं हैं। क्या है, ये दो संख्या यहाँ पे हो जाती हैं, जिसमें से एक संख्या इन्होंने दी है। तो मान लो दिया है c/d बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 5/2 दिया गया, माइनस का लिख सकते हैं। तो माइनस का 5/2 यहाँ पे क्या है, आपको दिया गया है। तो ये है दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया है। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे a गुणे a/b गुणे c/d, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 40 बटे कितना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे 40/3 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो c/d हमने यहाँ पे दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, a/b और यहाँ पे c/d अर्थात माइनस का 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40/3। यहाँ पे देखो ये माइनस का निशान, ये माइनस का तो कट ही जाएगा, और a/b बराबर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर a/b गुणे यहाँ पे लिखा हो आपको c/d और यहाँ पे इधर लिखा हो e/f, इस प्रकार से लिखा हो, तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या है, a/b तो यही अगर रखना चाहते हैं, ये वाला टर्म अगर जाएगा इधर साइड में तो ये क्या पलट जाएगा। तो इसको पलटने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे e/, तो f ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो c/d जाएगा, इसमें क्या होगा, ये जो d है ये ऊपर हो जाएगा और c क्या है, नीचे हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, देखो 40, तो ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 40/3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर लेते, देखो 5 एकम 5 और 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16/3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/3 हमारा आ चुका है। अब ये जो 16/3 आता है, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 16/3 के बाद कह रहा था कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम
ये 16/3 आए, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम यहाँ पे अगर हम लिखें तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 16/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/16 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा था कि ये 3/16 निम्न में से यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से किसके बीच में होगा। तो यहाँ पे देखो 3/20 दिया है, 9/50 दिया है, तो यहाँ पे आपको 1 by 1 देखना पड़ेगा किसके बीच में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर 2 वाला देखेंगे तो ये वाली जो संख्या हमारी आती है 3/16 वो इसी के बीच में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3rd नंबर पे, दो संपूरक कोणों का अंतर। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं जिनका अंतर 20 डिग्री दिया गया है। यदि इनमें से एक छोटा कोण P है तो यहाँ पे आपको 3P - 50 का मान ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि संपूरक कोण होते क्या हैं, क्या होते हैं। संपूरक कोण की हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे संपूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो यहाँ पे देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे संपूरक कोण जो होते हैं इसमें क्या होता है, जो भी दो कोण हैं अगर उन कोणों का योगफल 180 के बराबर हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लो अगर माना यहाँ पे माना कोई भी दो कोण है, माना θ1 तथा कोई भी हम मान लेते हैं θ1 तथा θ2 दो कोण हैं, या आप चाहें तो उनको अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। माना अल्फा तथा बीटा दो कोण है, दो कोण संपूरक अगर होंगे तो इनका मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे कंडीशन है। ऐसे आपने बहुत सारे कोण देखे होंगे, जैसे कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रा किया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जब कोई थर्ड लाइन यहाँ से इस प्रकार से जाती है तो यहाँ पे ये जो कोण आपके बनते हैं, जैसे कि ये कोण आपका जो बनता है, ये कोण बनता है, ये कोण क्या होते हैं, यहाँ पे मैं एक बार लाइन ड्रा कर देता हूं। तो ये जो कोण होते हैं, जैसे कि ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे इन कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ऐसे त्रिभुज जो आपका होता है, त्रिभुज के जो भी आंतरिक कोण जितने भी होते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जैसे कि कोण ये मान लो अल्फा है, ये कोण मान लो बीटा है, ये कोण गामा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, कंप्लीमेंट्री कोण हम कह सकते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे अपने आते क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लो अल्फा बीटा दो कोण थे, जिसमें से एक छोटा कोण दिया गया। सपोज करो दो कोण है, एक पी कोण है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक कोण क्यों हो जाएगा। यहाँ पे पी वाला अगर मान लो क्या है, हमारा स्मॉल है, क्या है, ये स्मॉल है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिग कोण हो जाएगा। ठीक है, ये यही तो कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर यहाँ पे आप बिग कोण की बात करें, अगर स्मॉल दिया गया है ये, तो बिग कोण क्या होगा, बिग कोण को आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आल्सो रिटन एज 180 माइनस का आप यहाँ पे पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, ये बिग कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिग कोण हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो पी है ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल कोण हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों का अंतर क्या कह रहा था कि 20 डिग्री है। हम जानते हैं कि बड़े में से आपको छोटा कोण घटाना है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस का पी, फिर यहाँ पे हम करेंगे माइनस का पी बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया गया, इसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस का पी, यहां से ब्रैकेट हटा देते हैं, फिर माइनस का हो जाएगा पी बराबर 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखो पी क्या हो जाएंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा बराबर 20 डिग्री। अगर ये 2p हमको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस से इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस का है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे घट जाएगा तो क्या बचेगा, 160 बचेगा 2p के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से आपका p के बराबर क्या आ जाता है, 80 डिग्री निकल के आ जाता है। तो यहाँ से p हमारा 80 आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में जो पूछा था उस पे अगर हम वापस आते हैं तो कह रहा था कि 3p
माइनस 50 का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणे यहाँ पे आपको 80 कर देना है, माइनस का 50 कर देना है। तो यहाँ पे 8 3 24, 240 में से 50 घटा देना है। घटाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 190 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ये 4th नंबर का करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं x, y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। यहाँ पे कह रहा कि एक x है और y के साथ में क्या करता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x बराबर 3.5 है तब y बराबर 2.4 है। तो जब x बराबर 5.6 होगा तब y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो x क्या है, y के साथ में व्युत्क्रमानुपाती, मतलब x क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाएगा। ये होता है। और हम सभी जानते हैं जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे लगाते हैं और हटाया जाएगा तो एक यहाँ पे नया कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लग जाएगा k बटे क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा। ये हमारी यहाँ पे आप कह सकते हैं एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, k का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा था जब क्या हो जाएगा, जब x बराबर क्या होगा 3.5 दिया गया हो, क्या दिया हो, x बराबर 3.5 दिया गया हो, तो उस समय कह रहा था कि y का मान क्या हो जाता है, y बराबर क्या होगा 2.4 होगा। तो यहाँ पे सिंपल से आप क्या करेंगे, ये आपकी समीकरण इसको 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, देखो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 3.5 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा k बटे क्या हो जाएगा, y का मान दिया है 2.4। अब यहाँ पे k को निकालना है तो यहाँ पे आप मान सकते हैं इसके नीचे 1। और हम सभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब भी a बराबर, अगर आपको b बटे c लिखा हो, यहाँ पे आप क्या, अगर b का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके नीचे नहीं दिख रहा तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो b एक कम b और क्या हो जाएगा, a गुणे c हो जाएगा। अर्थात यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट को समझे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 आ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका k का मान आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इस k को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने में हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे पुनः हमें मल्टीप्लाई से डिवाइड में टाइम लग जाएगा, अर्थात डिवीजन में। तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपसे कंडीशंस पूछा है कि जब यहाँ पे क्या होगा, वेन लिखो चाहे जब लिखो, वेन क्या होगा, x बराबर 5.6 होगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या ज्ञात करना है, y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे 5.6 और यहाँ पे k दिया गया, k के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 3.5 गुणे 2.4 लिखेंगे। तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपको हम बताएं। यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला टर्म आपको निकालना है c, तो यहाँ से आप c बराबर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से आप c बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। c बराबर क्या हो जाएगा, ये c यहाँ चला जाएगा, b के नीचे आ जाएगा तो b बटे a हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये 5.6 यहाँ चला जाएगा, y वहां चला जाएगा, अर्थात 3.5 गुणे 2.4 बटे 5.6 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 से 1 ये हटा देते हैं, यहाँ से अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 3 6, अर्थात यहाँ पे 23 आ जाएगा। और यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपल से यहाँ पे आप देखेंगे 12 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 12 आ जाता है। अब आपको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 23 से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो y बराबर निकल के आएगा 1.5 निकल के आ जाएगा। यही पूछा गया था और ऑप्शंस में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लंबवर्ती बेलन, क्या है, किसी लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके आधार की परिधि दी गई है 110 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना और यहाँ पे पाई का भी मान दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो डिटेल से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बेलन होता क्या है। तो यहाँ पे हम बेलन का पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो बेलन क्या होता है, इस प्रकार का एक पाइप होता है। तो यहाँ पे हम पहले बेलन ही बना लेते हैं। ये यहाँ पे बेलन की दो क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी और बेलन में ये इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा जैसे कि हमारा ड्रम हो जाता है या कोई भी आपने इस प्रकार के पाइप देखे होंगे, अगर उन दोनों तरफ से ढक दिया जाए तो बेलन प्राप्त होता है। अब इस बेलन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसमें क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। एक तो ये वक्र वाला, ये जो होता है ये वक्र वाला क्षेत्रफल कहलाता है, और ये वाला जो होता है प्लेन क्षेत्रफल कहलाता है। समझ लो, ये क्या होता है, आपका वक्र पृष्ठ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वक्र का मतलब घूमा हुआ। तो ये क्या हो जाता है, आपका वक्र पृष्ठ हो जाता है। ये वक्र पृष्ठ आपका हो जाता है। और वक्र पृष्ठ के बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है। यहां तक समझ लिया। अब यहाँ पे आर क्या होता है, ये जो जितनी आपने यहां से यहां तक की दूरी जो होती है, अर्थात ये रेडियस जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और यहाँ पे ये भी, इधर भी रेडियस सेम होती है, और यहाँ से अगर इसको यहाँ तक ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो होती है इसे हम कहते हैं हाइट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइट कहते हैं, अर्थात ये होती है यहाँ से ऊंचाई। तो ये तो हमारा बेलन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बात होती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 4400, अर्थात यहाँ पे ये इतना आपको दिया गया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखना है आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है, याद रखना है सेंटीमीटर में दिया गया है। और अब बेलन का आयतन किस में पूछा गया, मीटर में। ध्यान रखना है बेलन का आयतन मीटर क्यूब में लिखना है। चलो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। तो पहले यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। अब इसके बाद आधार की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, ये जैसे ये यहाँ पे मैं इसको एक बार रेड लाइन को कर देता हूँ, कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आधार है। ये आधार में जो इस प्रकार का जो सर्कल होता है इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और परिधि कितनी दी गई है, 110 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक, ये भी याद रखना है। तो ये बेलन की परिधि हो जाती है। इसके बाद अब बेलन का आयतन ज्ञात करना। आयतन का मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज अगर भरना चाहते हैं तो कितनी भर जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो हमारा यहाँ पे पहले फार्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन को हम जनरली क्या है, v से लिखेंगे, और ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे आपको देखो आर की जरूरत पड़ने वाली है, और क्वेश्चन में आर इन्होंने दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आर निकाल देंगे। और एच भी इन्होंने दिया नहीं है, एच नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपको ध्यान से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एच का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एच के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4400 बटे में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे h का मान ये आ जाएगा, और 2 पाई आर का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आयतन की शुरुआत करते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। h के जगह पे आपको क्या लिख देना है, पाई आर स्क्वायर भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। h के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4400।
4400 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। ठीक, और 2 पाई r का अगर यहाँ पे आप एक बार मान रख देते हैं तो यहाँ से आपका क्या फिर एक r बच जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको r भी निकालना पड़ेगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 110 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सभी चीजों को रखना है। तो यहाँ पे क्या पाई को अभी हम चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या इसको भी ऐसे लिखा लेते हैं, पाई हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। आर के जगह पे आप ये वाला मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख भी देता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो आर के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा गुणे यहाँ पे 4400 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर लिखा है और 2 पाई आर का मान 110 है, यहाँ पे हम सीधे क्या करते हैं 110 लिख देते हैं। आपको ये सभी चीजें बहुत ध्यान से करनी होती हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 110 को हम क्या करते हैं 2 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और 4400 को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे बटे में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे होल बटे में क्या हो जाएगा देखो 2 पाई यहाँ पे 2 बार आएगा इस प्रकार से 2 पाई, क्योंकि स्क्वायर था। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 110। अब देखो 110 से एक 110 तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई भी कट जाएगा। अब नीचे बचेगा यहाँ पे 4, ऊपर पाई। अब पाई का मान यहाँ पे 22/7 दिया भी गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान यहाँ पे आप जब रखते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा देखो 110 गुणे 4400 यहाँ पे ऐसे रहेगा, बटे में 4 रहेगा, 22/7 क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 110 गुणे 4400 गुणे 7 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 22 आ जाएगा। ये यहां तक आ जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो 11 दूनी क्या होता है 22 हो जाता है, और 11 एकम 11 अर्थात यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से आप इसको भी काट सकते हैं या 4 से काटे तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ पे आ जाएगा 1100 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। पूरे के पूरे नीचे के टर्म कट चुके हैं, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा देखो 5 गुणे 1100 गुणे 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां तक तो हमारी ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन सभी चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 1100 तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 38500 इस प्रकार से, और इसकी इकाई क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब होती है। यहां तक की तो चीजें आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन इसने पूछा किसमें था कि आपको मीटर में बताना पड़ेगा। तो आप कैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं इस पे हमें थोड़ी सी चीजें बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि सेंटीमीटर से आप कैसे मीटर में किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, यहाँ पे पूछा था मीटर क्यूब में, तो एक जब मीटर में क्या है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसमें अगर 1 सेंटीमीटर बराबर देखो यहाँ पे लिखना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और मैं थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। देखो 100 सेंटीमीटर क्या होगा 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर क्यूब में लगा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसमें 4 बार जीरो लगाने पड़ेंगे, अर्थात 6 जीरो, क्योंकि एक बार में तो 2 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3, क्योंकि ये क्यूब में है तो 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे इस पूरे को आप क्या करेंगे 38500 को आप डिवाइड कर देंगे कितने से 6 जीरो लगा के। इस प्रकार से इस 6 जीरो जब लगाएंगे तो यहां से ये दशमलव था, यहां से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 दशमलव आगे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आएगा 0.0385। इसके बाद आप चाहे जीरो लगाएं या ना लगाएं, ये आपका मीटर क्यूब में आंसर आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे
तो आपको ऑप्शन इसका करेक्ट मिल जाएगा बी वाला। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर किया। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। और अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए